वेलकम टू ग्लोबल एजुकेशन। ये अभी हम आते हैं सोशल स्टडीज़ क्लास 9 चैप्टर 6 गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स द वर्ल्ड आफ्टर 1945। तो अभी तक हमने जो देखा है कि दुनिया भर में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई एंशियंट टाइम से लेके अभी तक अगर हम देखें तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। इंडिया में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई और दुनिया में तो इंडिया से कई गुना ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी गई। लेकिन रिसेंट टाइम्स में जो सबसे डिस्ट्रक्टिव जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी लड़ाइयाँ थी वो थी वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को अलग अलग तरीक़ों से लिखा जा सकता है, वो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे क्या क्या तरीके से लिखा जा सकता है। तो ज़रा कभी भी क्वेश्चन में आए तो देख लीजिएगा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में वर्ल्ड वॉर 2 आती है, लेकिन दोनों के बीच में लीग ऑफ नेशंस इस्टेब्लिश होता है। लीग ऑफ नेशंस जो था वो इस्टेब्लिश होता है कि दुनिया भर में परमानेंट पीस हो। अभी हम लड़ाई विनाशकारी लड़ाइयों की बात कर रहे थे, तो विनाशकारी लड़ाई बंद करके परमानेंट पीस हो, दुनिया में शांति हो। लेकिन ये फेल हो जाता है, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो जाती है और वो और ज़्यादा भयानक रहती है। सब लोगों का कंट्रीज़ तो आपस में डिस्टर्ब रहती है, लेकिन लोगों का भी आपस में डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड रहता है। और वो इंटरनेशनल पीस और इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए फिर स्थापित करा जाता है यूएनओ। यूएनओ होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्टार्ट करा जाता है अक्टूबर 24 1945 को। तो ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर, आपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा ही, हमने मैं आपको पढ़ाया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है प्रियम्बल से। प्रियम्बल में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तो जैसे आपको पता ही है कि अगर किसी को बाद में भी कोई चीज़ समझ में ना आए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कहाँ पे क्या लिखा है, तो उसका इंटेंट और क्या इंटेंशन से लिखा है, क्या चीज़ था, वो चीज़ का क्लैरिटी लेने के लिए ही कैन ऑलवेज रेफर द प्रियम्बल। तो वैसे ही यूएनओ का चार्टर में प्रियम्बल से स्टार्ट होता है और प्रियम्बल में गोल्स ऑफ द यूएनओ लिखे जाते हैं। पहला गोल जो आता है वो है एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दुनिया भर में पीस एंड सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करो। इफ़ेक्टिव अच्छे मेजर्स लो जिससे कि कोई शांति भंग ना हो कहीं पर भी। कोई भी अगर एक दूसरे के ऊपर लड़ाई करने का एग्रेशन करने का सोच रहा है तो उसके एक्ट्स को वहीं पे सप्रेस करो, दबा दो उसके एक्ट्स को। इंटरनेशनल लड़ाई जो है उसको पीसफुल मीन से ख़त्म करो, बातचीत से। तो निगोसिएशन से, बातचीत से किसी की क्या तकलीफ़ है, किसी को क्या, एक दूसरे से आपस में क्या तकलीफ़ है, वो चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो वैसे ही लड़ाई नहीं होएगी और आपस में फ्रेंडली रिलेशंस, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनका आपस में फ्रेंडली रिलेशंस बने, लोग एक दूसरे की मदद करें और वो वर्ल्ड पीस, पूरी दुनिया भर में पीस जो है स्थापित हो। यही ऑब्जेक्टिव से यूएनओ बना था, उसका प्रियम्बल भी इसी ऑब्जेक्टिव से बना था। और सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो सब सॉल्व हो जाएं दुनिया की यूएनओ की तरफ से या ह्यूमन राइट्स की तरफ से। ह्यूमन राइट्स भी जो है वो यूएनओ के अंडर आता है। तो बेसिक फ्रीडम हर किसी को, हर नागरिक को, दुनिया के हर नागरिक को, सिर्फ कंट्री की नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, मेल हो फीमेल हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कंट्री का हो, सबको बेसिक फ्रीडम मिलना चाहिए ह्यूमन राइट्स के अंडर, यूएनओ के अंडर। तो वैसे ही चौथा पॉइंट आता है सोसाइटी का, कि सोसाइटी जो है उसको एक्ट करना चाहिए सेंट्रल बॉडी। सब लोगों में, सब नेशंस में आपस में शांति स्थापित होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट अर्ज होना चाहिए कि पीस होए, शांति होए दुनिया में। अब हम आते हैं
कोल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर टू से पहले इंग्लैंड फ्रांस जो थे ये डोमिनेंट पावर्स थे। दुनिया भर में सारी डोमिनेंस जो थी वो इंग्लैंड और फ्रांस की थी। ये एलाइज के पार्ट थे, लेकिन ये जो था पावर स्टेटस वर्ल्ड वॉर टू के बाद में इनका पावर स्टेटस नहीं रहा कि ये डोमिनेंट पावर्स नहीं रहे। यहाँ पर क्या हुआ, रैवेजेस ऑफ वॉर, ये काफ़ी लड़ाई हुई और बहुत यहाँ पे तबाही हुई और बहुत लोग मारे गए। और साथ में ये इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के दोनों इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज थे, इनके इम्पीरियलिज्म का भी एंड आया, यानी कि कोलोनाइजेशन का भी एंड आया। अब कॉलोनीज नहीं रही तो इनकी पावर जो थी वो कम होती गई। वर्ल्ड वॉर टू में एलाइज जो थे उसमें आते थे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका। इन सब ने इकट्ठे लड़ाई करी थी नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली और जापान के खिलाफ। तो जर्मनी, इटली और जापान जो थे इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू हार गए थे और इनको बहुत ही बुरा नुकसान हुआ था, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्रीली, सब तरीके से ये एक तरीके से वाइप आउट हो गए थे। तो यूएसएसआर जो था उसने ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी को ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, हंगरी, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया, बाल्टिक स्टेट्स, ये सारे के सारे को कैप्चर कर लिया था, ये सारे एरियाज़ को कैप्चर कर लिया था। और ये बाद में उसने इन इन सारे के सारे कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो थी उसको पावर सौंप दी कि तुम इसको गवर्न करो। और वो कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि रशिया खुद यानी कि यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया, वो खुद कम्युनिस्ट कंट्री था, तो कम्युनिस्ट के अंडर उनका पावर यूएसएसआर के पास ही रहता था। मतलब वो उनको गवर्न कर सकता था कम्युनिस्ट पार्टीज़ को। तो पावर जो था वो कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी ऑफ पावर जो था वो यूएसएसआर के पास ही रहता था। अब कोल्ड वॉर आती है। कोल्ड वॉर से पहले हम आते हैं पावर शिफ्ट पे। पावर शिफ्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैंने जैसे आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर टू से पहले इंग्लैंड और फ्रांस वर द डोमिनेंट पावर्स, लेकिन अब जो था वर्ल्ड वॉर टू के बाद में, क्योंकि वहाँ पे इम्पीरियलिज्म भी ख़त्म हो गया और बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ इंग्लैंड और फ्रांस में, तो दे वर नो लॉन्गर द वर्ल्ड पावर्स। अब पावर शिफ्ट करके चला गया यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको आप आज जानते हो रशिया के नाम से, और दूसरा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आप अमेरिका के नाम से जानते हो। ये दोनों सुपर पावर्स बन गए। इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता था कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो दोनों के दोनों आपस में भिड़ते ही रहते थे, कंपटीशन ही करते रहते थे। बाईपोलर वर्ल्ड था, दो पोल्स, एक नॉर्थ एक साउथ, ऐसे समझ लीजिए। अर्थ के दो पोल्स होते हैं, बीच में इक्वेटर होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वैसे ही यूएसए और यूएसएसआर आपस में दो बिग सुपर पावर्स बन गए और दोनों आपस में एक दूसरे के कंपटीशन में आ गए। तो बाईपोलर वर्ल्ड हो गया, टू ब्लॉक्स, टू पोल्स, यूएसए एंड यूएसएसआर। कोल्ड वॉर फेज, बहुत टेंस रिलेशंस रहे दोनों पावर ब्लॉक्स के आपस में, और बहुत बार तो वो ऑलमोस्ट लड़ाई होते होते रह गए एक दूसरे के अगेंस्ट, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर, या फिर ऐसा कह लीजिए कि यूएसए के ब्लॉक की कंट्रीज़ और यूएसएसआर के ब्लॉक की कंट्रीज़ में आपस में लड़ाई होते होते रह गई। इवन यूएसए और यूएसएसआर की लड़ाई होते होते रह गई। ये दोनों आपस में जो थे राइवल थे, एक दूसरे के अगेंस्ट थे, और मिलिट्री पावर्स भी बहुत अच्छी थी, और डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई कभी भी, बट लड़ाई का रोज़ धमकियाँ, रोज़ बस अभी हुई, बस अभी हुई, बस अभी हुई, इस स्टेज पे ही रही इनकी लड़ाई। तो रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोल्ड वॉर 1945 टू 1962। डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया, जो पार्ट ऑक्यूपाई हुआ उसमें जो कंट्रीज़ लिबरेट करी गई इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में, उसमें
डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश किया यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, इनकी फोर्सेस ने। और यूएसए जो था वो एक मोनोपोलिस्टिक न्यूक्लियर पावर कंट्री था। आपको पता ही है कि यूएसए ने नागासाकी और हिरोशिमा पे जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, एटम एटम बॉम्ब। तो और ये टेक्नोलॉजी एटम बम की या न्यूक्लियर बॉम्ब की सिर्फ यूएसए के पास थी। तो वो एक मोनोपोलिस्टिक पावर थी। रशिया जो दूसरे ब्लॉक में था इसके साथ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में था, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में हर चीज़ में था सिवाय एटम यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब की को छोड़ के। रशिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था। लेकिन 1949 में रशिया जो था यूएसएसआर वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है और ये कंप्लीट बाइपोलर वर्ल्ड बन जाता है, क्योंकि अब जो था रशिया भी न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका हुआ था, उसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब था, एटम बम था। तो अब दोनों में पावर बैलेंस हो जाता है। अब एक बड़ा एक छोटा नहीं रहता, अब दोनों इक्वल हो जाते हैं, यूएसए और यूएसएसआर। और वर्ल्ड जो है आर्मी ग्रुप्स के अंडर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर्मी ग्रुप्स। कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी तो था, एक दूसरे को ट्रस्ट भी नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। सेंस ऑफ डाउट था, एक दूसरे को कुछ कोई एक रत्ती भर का भी भरोसा नहीं करते थे। दोनों राइवल ग्रुप्स थे, सुपर पावर्स थे, मिलिट्री बेसिस उन्होंने दुनिया भर में इस्टेब्लिश कर ली। 1945 में सेंटो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सेंटो SENTO है, बाद में CENTO भी आएगा, लेकिन अभी सेंटो SENTO है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, SENTO और CENTO, लेकिन यहाँ पे SENTO की बात कर रहे हैं 1945 में। तो सेंटो जो है वो है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो है इंग्लैंड और यूएसए इसके लीडर्स थे, और उन्होंने साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ को यूएसएसआर से बचाने के लिए, कम्युनिज्म के से बचाने के लिए ये सेंटो SENTO स्टार्ट किया था। 1949 में आता है नाटो। नाटो आप आज भी सुनते होगे, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और आप सुन रहे होगे बार बार कि क्यों वो रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुई थी। तो उसमें आपको नाटो का नाम याद आएगा। तो NATO, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएसए इसका लीडर है और इंस्पायरर भी है। वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितनी भी अटलांटिक ओशन के इर्द गिर्द कंट्रीज़ हैं, यूरोप एंड अमेरिका, कनाडा, ये सब, तो उनकी ये नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनी कि अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक हो गया जो नाटो कंट्री है, देन द होल नाटो ऑर्गेनाइजेशन विल कम टुगेदर कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए कंट्री एक्स के ऊपर अटैक हुआ है और नाटो में 10 मेंबर्स हैं, तो 10 के 10 विल कम एंड फाइट विद दैट कंट्री जिसने अटैक किया है वो एक कंट्री के ऊपर। तो देन कम्स द वॉर्सो पैक्ट। ये अभी तक जो हमने बताए थे ये यूएसए इंग्लैंड फ्रांस के पैक्ट्स थे। अब हम आते हैं यूएसएसआर के पैक्ट के ऊपर। तो वो एक आता है वॉर्सो पैक्ट। ये भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्टार्ट करी गई सेंटो के अगेंस्ट। सेंटो यानी SENTO जो सबसे ऊपर पॉइंट नंबर 1 में है, सेंटो उसके अगेंस्ट में। इसके बाद में फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन आती है सेंटो। अगेन सेंटो है बट दिस टाइम इट इज CENTO, सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको बगदाद ट्रीटी या बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। इसका जो इंस्पायरर था वो था इंग्लैंड। लीडर कम इंस्पायरर इंग्लैंड था, लेकिन बाद में यूएसए ने इसकी लीडरशिप ले ली और ये जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, अरब कंट्रीज जो थी ये सब ज्वाइन करी। पाकिस्तान भी ज्वाइन करा था इसमें। तो ये कुछ वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बनी। आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएशन एंड एप्लीकेशन। यूएसए ने 1945 में एटम बम गिराया था जापान में, हिरोशिमा एंड नागासाकी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यूएसए जो था वो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री था और अल्टीमेट वो रूल कर रहा था 1949 तक। 1949 में यूएसएसआर ने अपना एटम बम
टेस्ट किया था, तो तब से उसके पास भी एटम बम था और तब से पावर इक्वलाइज हुआ था। कोल्ड वॉर के दौरान एक्चुअल लड़ाई तो किसी की भी नहीं हुई, लेकिन सब लोग आपस में कंपटीशन करते रहे कि मेरे पास तेरे से अच्छे वेपन्स, तेरे पास मेरे से अच्छे वेपन्स नहीं हो सकते हैं, मैं तेरे से और अच्छे वेपन्स बना के दिखाऊंगा और दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको मैं अपने साथ ले लूँ जिसमें भी कुछ इम्पोर्टेंस है, लोकेशन इम्पोर्टेंस या कोई आर्म्स इम्पोर्टेंस या और कोई इम्पोर्टेंस है, वो मेरे खेमे में आनी चाहिए, मेरे टीम में आनी चाहिए। और आर्म्स, मिलिट्री बेसिस, ये सब चीज़ बनाते जाएं, आर्म्स, आर्मामेंट्स। फिर ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि उसके 4 साल, 1945 के 4 साल के बाद में 1949 में यूएसएसआर ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे और पावर बैलेंस आ गया दोनों के दोनों सुपर पावर्स में। यूएसए एंड यूएसएसआर अब दोनों के दोनों न्यूक्लियर आर्म थे। फिर आता है क्यूबन क्राइसिस। क्यूबन क्राइसिस जो है वो बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर था। यहाँ से कोल्ड वॉर के खात्मे का पहला संकेत मिला था। यूएसए ने ब्लॉकेड करा कम्युनिस्ट क्यूबा पे। क्यूबा जो है यूएसए के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, यूएसए के बहुत पास में है, और क्यूबा जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। और यूएसएसआर ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स वाले शिप जो थे वो कैरिबियन सी में भेज दिए ताकि यूएसए जो है क्यूबा के ऊपर अटैक ना कर सके। दोनों के दोनों सुपर पावर्स आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। यूएसए के मिसाइल्स जो थे वो क्यूबा की तरफ भी पॉइंटेड थे और रशिया की जो न्यूक्लियर मिसाइल्स वाली जो शिप्स थे वो वहाँ पर पहुँच चुके थे। अब दोनों के दोनों आपस में लड़ाई के वर्ष पे थे और ये लड़ाई जो होती है न्यूक्लियर लड़ाई होती, न्यूक्लियर वॉर होती इस बार। लेकिन फिर फर्स्ट टाइम दोनों में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कम्युनिकेशन हुआ। दोनों के दोनों सुपर पावर्स ने आपस में बात करी, उनके लीडर्स ने हॉटलाइन पर, टेलीफोन पे, लैंडलाइन पे, मोबाइल पे नहीं। आजकल की तरह मोबाइल उठाया और बात कर ली, ऐसा नहीं। हॉटलाइन होती थी, टेलीफोन लाइन होती थी और उसमें भी हॉटलाइन होती थी, इधर से रिंग बजा उधर उठ गया, नंबर भी डायल करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हॉटलाइन होती थी। तो वो हॉटलाइन पे बात करी और ये पहला स्टेप था कोल्ड वॉर को एंड करने का। यूएसएसआर ने अपने शिप्स जो न्यूक्लियर मिसाइल से आर्म थे उनको विड्रॉ कर लिया। यूएसएस ने भी जो अपनी मिसाइल्स क्यूबा की तरफ पॉइंट करी हुई थी वो हटा दी। इसके बाद में आता है आर्मामेंट एंड डिसआर्म, वेपन क्रिएशन एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले ये ट्रीटी साइन हुई, पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि टेस्ट कोई नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन नया कोई नहीं बनेगा। नया वेपन बनाने के लिए टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट कोई बैन कर दिया तो फिर कैसे न्यूक्लियर वेपन बनाओगे? आपने बॉम्ब बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन टेस्ट नहीं कर सकते तो वो फटेगा कि नहीं फटेगा आपको क्या पता। तो इसके थ्रू जो है न्यूक्लियर पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के थ्रू ये कंट्रोल हुआ कि कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं करेगा। बैन लगा दिया न्यूक्लियर टेस्ट पे कि न्यूक्लियर टेस्ट कोई ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं करेगा, यानी कि अपने देश में ही कर ले, चाहे सी में कर ले, चाहे लैंड पे कर ले, लेकिन ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशंस बहुत हानिकारक होती हैं, उससे कई कई जनरेशन्स तक लोग ठीक तरह से पैदा भी नहीं हो पाते, उनको कई कई जनरेशन्स तक प्रॉब्लम रहती है। जैसे आप जापान में अभी तक देख रहे हो कि 1945 के आसपास जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे वहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके कारण आज भी लोग जो पैदा होते हैं वहाँ पे वो अभी तक रेडिएशन के असर में रहते हैं। तो इसके ऊपर बैन लग गया था। इसके सिग्नेटरीज जो थे, ये ट्रीटी को साइन करने वाले दो कंट्रीज थे, एक यूएसए और यूएसएसआर। फ्रांस ने उस टाइम पे, और साथ में इंग्लैंड भी, तीन कंट्रीज थे। फ्रांस ने इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया। यूएसएसआर और यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स बन जाते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और इनके पास वीटो पावर भी होती है। 1964 में चाइना जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लेता है और वो
ट्रीटी साइन करने से मना कर देता है, न्यूक्लियर पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन करने से मना कर देता है, और वो टेस्ट भी कंडक्ट करता है और वो भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन जाता है। फिर आता है वेपन्स क्रिएशन एंड एप्लीकेशन। सुपर पावर्स जो हैं उनके पास में केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स भी होते हैं, वो डेवलप करते हैं। और ये जो है ये ऐसे वेपन्स हैं केमिकल एंड बायोलॉजिकल कि अगर मैंने बम फोड़ा कहीं पर तो उससे आदमी ही मरेंगे। बिल्डिंग, गाड़ियाँ, ऐसे जो चीज़ें हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनको कुछ नुकसान नहीं होएगा, सिर्फ आदमियों के ऊपर ही नुकसान होएगा, आदमी ही मरेंगे। जो वहाँ पे फैक्ट्री, इंडस्ट्री जो कुछ है वो एज इट इज़ खड़ी रहेगी, सब कुछ रहेगा। जो भी मटेरियल, कार, ऐसे वैसे कार, बस, ट्रक, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, सब कुछ रहेंगे, शिप विप, लेकिन सिर्फ आदमी मर जाएंगे, और वो भी बहुत ही घिनौनी मौत मरेंगे, बहुत ही मिजरेबल तरीके से सफ़र करके मरेंगे। और उनको पता नहीं कितनी सारी बैक्टीरियल या वायरस या केमिकल्स का असर होएगा जो उस वेपन में थे। तो बहुत ही भयंकर वेपन होते थे, और इससे कोई मटेरियलिस्टिक वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं होती थी। तो कई दशक, डिकेड्स, एक डिकेड 10-10 साल का होता है, तो कई डिकेड्स लगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आई, और बहुत सारे चेंजेस आए जो बहुत दूर तक असर करे, और कोल्ड वॉर जो हुई वो एंड हो गई। न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो थी इसने काफ़ी मदद करी कोल्ड वॉर ख़त्म करने के लिए। इस दौरान इंडिया का क्या रोल था? इंडिया जो था वो डिसआर्मामेंट, भैया वेपन्स छोड़ो, शांति बनाओ, वो चीज़ को सपोर्ट करता था, और इंडिया ने ये सब ट्रीटीज़ को वेलकम किया। और वर्ल्ड जो था, जो डिस्ट्रक्शन के करीब पहुंच रहा था इन लीथल वेपन्स से, उसको थोड़ी शांति मिली डिसआर्मामेंट से। अब आता है कि राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस इन एशिया। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद होते हैं। मैंने पाकिस्तान और इंडिया इसलिए लिखा है क्योंकि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद होता है और इंडिया 15 अगस्त को, तो एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद होता है, उसकी वजह से पाकिस्तान पहले लिखा है। और बहुत ही लंबी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद में, और ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, पहले तो एक ही कंट्री थी, उसको दो में डिवाइड कर दिया जाता है, पाकिस्तान एंड इंडिया। और ये पाकिस्तान एंड इंडिया आज़ाद होते हैं। फिर 1948 में फिर से लंबी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद में श्रीलंका और म्यांमार आज़ाद होते हैं। 1949 में इंडोनेशिया आज़ाद होता है। इंडोनेशिया में यूएनओ ने भी अपना हाथ अपना कंट्रीब्यूशन दिया था उसको आज़ादी दिलाने के लिए। उसके बाद में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आज़ाद होते हैं। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस इन अफ्रीका। तो वर्ल्ड वॉर टू जो था ये बहुत ही अच्छा संकेत रहा था अफ्रीका के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुलामी थी, लोगों को स्लेवरी के अंदर रखा जा रहा था, और अफ्रीका के स्लेव दुनिया भर में पहुँचाए जा रहे थे, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहा वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद में एब्सीनिया, जो आजकल इथोपिया के नाम से जाना जाता है, वो फिर साउथ अफ्रीका को आपको जानते ही होगी कि क्रिकेट प्लेइंग नेशन भी है। इंडिया में क्रिकेट प्लेइंग नेशन को कौन नहीं जानता है। फिर साथ में महात्मा गांधी जी ने अपनी पहली स्ट्रगल जो थी वो साउथ अफ्रीका से करी थी। इजिप्ट, जहाँ पे नाइल नदी भी है, पिरामिड्स भी हैं, फेरोज़ रहते थे, और ये सब था इजिप्ट में। तो ये सारी की सारी कंट्रीज, इथोपिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ये सब आज़ाद हो जाते हैं। और वर्ल्ड वॉर टू से इंस्पिरेशन पाके फ्रीडम स्ट्रगल एशिया की देखते हुए जो है 1951 से लेके 1966, 16 साल के पीरियड में 40 छोटे बड़े कंट्रीज जो थे वो अफ्रीका में फ्री हो जाते हैं। और इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ जो है अपनी सुप्रीमेसी कोशिश करते हैं कि इन नई आज़ाद हुई हुई कंट्रीज़ के ऊपर बनाए रखें, उनको अपने खेमे में ले लें। वो कोल्ड वॉर के जो दो पावर ब्लॉक्स थे
उसमें इनको ले लें तो इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज कौन थी? सबसे ज़्यादा इम्पीरियलिज्म तो इंग्लैंड और फ्रांस नहीं करा हुआ है, पोर्चुगल ऐसे वैसे बाद में आते हैं, डेनमार्क, पोर्चुगल, ये सब। तो इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ ने अपना आज़ादी तो दे दी, लेकिन फिर भी अपनी सुप्रीमेसी बना के अपने पावर ब्लॉक में लेने की कोशिश करते रहे वो। और ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी, ये कुछ ने पावर ब्लॉक्स ज्वाइन कर लिए, और कईयों ने पावर ब्लॉक्स ज्वाइन करने के बाद में भी फ्रीडम गेन करा। लेकिन इसी दौरान एक नॉन अलाइन मूवमेंट आती है जिसको नाम भी कहते हैं। तो वर्ल्ड जो था वो डिवाइडेड था दो पावर ब्लॉक्स में, तो आप जानते ही हो, यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं, ये कुछ तो चली जाती हैं दोनों में से किसी एक पावर ब्लॉक के, लेकिन बाकी की कंट्रीज कहती हैं कि भैया हम दोनों पावर ब्लॉक से अलग रहेंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, जो इन कंट्रीज़ की फॉरेन पॉलिसी है, वो कहलाई नॉन अलाइंड पॉलिसी, और ये कंट्रीज़ कहलाई नॉन अलाइंड नेशंस। ना इन्होंने एक किसी भी पावर ब्लॉक की कोई आइडियोलॉजी अडॉप्ट नहीं करी, और ये चाहते थे कि इनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो और इनका यूनिक एग्जिस्टेंस रहे। ये नहीं कहलाएं कि नाटो के हैं या सेंटो के हैं, SENTO या CENTO या वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज़ है। तो अपनी यूनिक आइडेंटिटी चाहते थे ये। इसमें एशिया की 23 कंट्रीज़ आई, अफ्रीका की 6 कंट्रीज़ आई, और जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे नॉन अलाइन मूवमेंट के, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, फिर सुकर्नो, इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, फिर गमाल आबेल नाज़ेर, इजिप्ट के सेकंड प्रेसिडेंट। ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, इजिप्ट का EGYPT होना चाहिए, ये ज़रा ठीक से समझ लीजिएगा। फिर नक्रुमा, घाना के फर्स्ट प्रेसिडेंट, जोसेफ ब्रोज टूटो, यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट में जो स्थापित करने वाले लोग थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इम्पोर्टेंट लीडर्स, उनका क्या मानना था ये नाम से, नाम को उन वो देखते थे कि इसका रोल तो हमेशा रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो वो देखते थे कि इसका नाम का रोल हमेशा ही रहेगा, और पुअरेस्ट वर्ल्ड जो हैं वो इसी को सब लोग एक्सप्लॉयट करते हैं, मार्जिनलाइज करते हैं, सुपर पावर्स जितनी भी हैं। तो वेस्टर्न हेजिमनी को अपोज किया इन लोगों ने, कॉलोनाइजेशन को अपोज किया, फॉरेन ऑक्यूपेशन को, कि कोई दूसरी फॉरेन कंट्री आके हमारे को कॉलोनाइज करे या हमारे को ऑक्यूपाई करे, इन सब चीज़ों को अपोज किया। कोई दूसरी कंट्री हमारे को बताए कि हम क्या करें, हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करे, इंटरनेशनल मैटर्स में इंटरफेयर करें, कि हम दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिलेशनशिप रखें, कैसे नहीं रखें। तो ये सब चीज़ें इन्होंने हटवाई, कहा कि हमको नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, हम अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, जो हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए अच्छा है वो हम वो लेंगे। तो इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो थे, क्योंकि अगर मैं एक पावर ब्लॉक को ज्वाइन कर लूँ या दूसरे पावर ब्लॉक को ज्वाइन कर लूँ तो मेरे को चैलेंजेस कम फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं नॉन अलाइंड रहता हूँ तो मेरे को ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो इन्होंने अपना फोकस रखा कि सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो कैसे हम हटाएं, कैसे अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यूनिकनेस जो है वो बरकरार रखें, इनइक्वालिटीज़ जो ग्लोबलाइजेशन में रहीं, न्यू लिबरल पॉलिसीज़, वो सब कैसे करें हम, पीस और सिक्योरिटी। मेरे को तो ये दोनों के दोनों पावर ब्लॉक्स अटैक कर सकते हैं, और मेरे को कोई और कंट्री भी अटैक कर सकती है। अगर कोई और कंट्री या कोई भी पावर ब्लॉक अटैक कर दे तो मैं क्या करूँगा। तो इनकी पीस एंड सिक्योरिटी के भी थ्रेट था इनको। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन कराएगा भैया, मेरे पास तो नई नई आज़ादी मिली है, मेरे पास तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं, कोई पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, इंडस्ट्री भी नहीं, मैं क्या करूँगा। कोई मेरे को गाइड करे, कोई मेरे को टेक्नोलॉजी दे, तभी तो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, तभी तो मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा अपने लोगों को। तो ये सब चीज़ें के लिए कोई नहीं इनको हेल्प करता था। दोनों पावर ब्लॉक्स तो नहीं हेल्प करते थे, तो ये लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते थे। पावर्टी, गरीबी, सोशल इनजस्टिस, जैसे इंडिया में सोशल इनजस्टिस है वैसे दुनिया भर में हर कंट्री में होती है। तो इन्होंने नाम को रीअलाइन करा
ताकि ये सब चीज़ों को ओवरकम कर सके। नाम को जो है कोलालमपुर में एक्सपेंशन करा गया। 13 मई 2003 को कोलालमपुर में यूनियन सबमिट हुआ और उसमें बहुत सारी कंट्रीज नाम को ज्वाइन करी। यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट करता है तो पावर यूएसएसआर की डिक्रीज हो जाती है। यूएसए एक अकेला सुपर पावर बनता है। इंपीरियल पॉलिसी जो थी कॉलोनाइजेशन या इंपीरियलिज्म की, वो सब डिक्रीज कर रही थी। और वैसे ही नाम जो था नॉन अलाइंड मूवमेंट, वो एक डोमिनेंट रोल में आके स्ट्रेंथ गेन कर रहा था। नाम जो है वो सक्सेसफुली कंट्रीब्यूशन करा उसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, लड़ाइयाँ रोकने में, वर्ल्ड पीस स्थापित करने में, ह्यूमन सोसाइटी, नेशनलिज्म, सुपर पावर्स आपस में डिसआर्मेंट करें, ये सब चीज़ों में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। जो अर्स्टवेल यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो पहले इतना पावरफुल था, एक सुपर पावर बन गया था, यूएसए के साथ कंपटीशन में आ गया हुआ था और बहुत ही प्रोग्रेस करी हर चीज़ में, साइंस टेक्नोलॉजी हर चीज़ में प्रोग्रेस करी। इवन पावर बेसिस बढ़ाने में, अपने सब कुछ करने में। कोल्ड वॉर के दौरान उसने यूएसए को पूरा अच्छे से टक्कर भी दिया। तो वही डिसइंटीग्रेट हो गया और ये डिसइंटीग्रेशन के वजह, मतलब जो मेन पॉलिसीज़ जो थी वो था, एक तो ग्लासनॉट और पेरेस्ट्रोइका, ये सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए। और जो वहाँ पे एक सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका रूल के ऊपर ये रिफॉर्म्स जो आए, सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत ब्यूरोक्रेसी और रेड आर्मी का बहुत बड़ा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड था पूरे के पूरे यूएसएसआर पे, वो सब कमज़ोर हो गया और बिखर गया यूएसएसआर। 15 स्टेट्स में से 14 स्टेट अलग हो गए, अब सिर्फ एक ही स्टेट वहाँ पे बचा जिसका नाम पड़ा रशिया। बाकी के जो कंट्रीज़ थे वो तजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इस तरह के, यूक्रेन, इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में डिसइंटीग्रेट हो गया और वो सब अलग अलग कंट्रीज़ बन गए। और ज़्यादातर सब में ये कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल रहा और यूएसएसआर उनको कंट्रोल करता रहा। इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन एट इंटरनेशनल लेवल, प्री एंड पोस्ट फ्रीडम, अलग अलग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करा इंडिया ने। प्री इन फ्रीडम एंड पोस्ट फ्रीडम दोनों टाइम पे अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का प्रेजेंस था और इंडिया ने सपोर्ट किया मूवमेंट्स को, इवन अपोज किया इंपीरियलिज्म को, कॉलोनाइजेशन को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, इन सब को अपोज किया। यूएनओ का बनने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। इंडिया ने यूएनओ के को अपने बहुत सारे पीस कीपिंग सिक्योरिटी फोर्सेस जो भेजते हैं, यूएनपीकेएफ, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस एफर्ट्स जो होते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान दिया। और जैसे गाज़ा में अपनी फोर्सेस भेजी, साइप्रस में भेजी, कॉन्गो, श्रीलंका, ये सब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी फोर्सेस भेजी अंडर द बैनर ऑफ यूएन। यूएनओ का फ्लैग पकड़ के इंडिया की फोर्सेस वहाँ पे गई, वहाँ पे लड़ाई रुकवाने के लिए। और इंडिया ने डिसआर्मामेंट को बढ़ावा दिया, वर्ल्ड की पीस को बढ़ावा दिया, सिक्योरिटी को, डिबेट, सजेशन, ये सब के थ्रू इंडिया ने ये सब काम किए। और पूरी की पूरी ह्यूमन फोर्स, ह्यूमैनिटी के लिए पीस होए, टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो, यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये सब में डिबेट्स वगैरह सब कुछ करते रहे। और न्यूक्लियर वेपन्स में पैसा लगा के काम करो, उससे अच्छा मतलब वेपन्स बनाओ, उससे अच्छा तुम अपने जो देश के गरीब हैं और दूसरे देशों के गरीब हैं उनके ऊपर तुम पैसा लगा के उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लेके आओ। वर्ल्ड पीस, फॉरेन पॉलिसी, ये सब जो था, कोऑपरेशन, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड, ये सब के ऊपर इंडिया ने बहुत काम किया।
और बहुत नाम भी कमाया। इंडियाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज में सबसे पहले ले लेते हैं इंडिया एंड यूएसए। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोनों के दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, और रिलेशनशिप जो है इनका आपस में बढ़ता घटता रहा है, हमेशा से ही अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, कांस्टेंट अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा है। यूएसए जो था वो नहीं चाहता था कि इंडिया नाम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन करे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। वो चाहता था कि वो यूएसए का ब्लॉक ज्वाइन करे, और इंडिया ने वो नहीं करा था। तो यूएसए की पॉलिसी जो थी वो फेवर करती थी पाकिस्तान को, और इसकी वजह से इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप खराब ही रही है इनिशियली अगर देखा जाए तो। और यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करता था जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर भी। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था यूएसए का मिलिट्री ब्लॉक सेंटो, CENTO को भी ज्वाइन किया था। तो पाकिस्तान के फेवर में ही रहेगा ना यूएसए। फिर अगर इंडिया और पाकिस्तान की मेनली लड़ाई होती थी तो फिर इंडिया के फेवर में कैसे आ सकता था यूएसए। ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये काफ़ी पॉइंट्स डिसएग्रीमेंट के रहे इंडिया और यूएसए के बीच में। फिर 1998 में पोखरन राजस्थान इंडिया में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करा, और इंडिया भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री बन गई, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बन गई। यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस थोपे इंडिया पे, और इंडिया को तब उस टाइम पे यूएसए से फाइनेंशियल एड और टेक्निकल एड भी मिलता था, वो सब बंद हो गया। लेकिन उसके बाद में आता है 9/11, टेररिस्ट अटैक होते हैं यूएसए में। WTC यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, दोनों में उस समय बिन लाडेन के जो आदमी थे उन्होंने प्लेन्स, बोइंग, एयरबस, ये सब जैसे कमर्शियल प्लेन होते हैं, इनको हाईजैक करके वो बिल्डिंग्स के अंदर क्रैश कर दिया और बिल्डिंग्स तोड़ दी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक था। इसके अलावा और भी जगह पे, इवन पेंटागन वगैरह पे भी उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी। तो ये जो टेररिस्ट अटैक था ये पहली बार था, और इसके अलावा भी यूएसए एक्सेप्ट कर रहा था, देख रहा था, फैक्ट था ये तो कि इंडिया जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ से तो उसको लगा कि ये दोनों तीनों फैक्टर्स से लगा कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, ये नेसेसिटी है, ज़रूरत है। सितंबर 14 को 2014, सितंबर 2014 को पीएम मोदी जो थे, जो इंडिया के 15th प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यूएसए में विजिट किया। उन्होंने एड्रेस किया यूएनओ को। यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा जो थे वो पहले यूएसए के प्रेसिडेंट बने जो चीफ गेस्ट बने इंडिया की रिपब्लिक डे परेड पे, और वो 66th परेड थी तब, उसमें उन्होंने चीफ गेस्ट बन के आए। इंडिया के रिलेशंस जो हैं यूएसए के साथ, उसका कॉर्डियल, एमिकेबल कह सकते हो। लेकिन इश्यू ऑफ टेररिज्म जो है, टेररिज्म, टेररिस्ट जो है, वो दोनों कंट्रीज़ का कंसर्न एरिया है। तो ये एक यूनिफाइंग एरिया रहा। तो जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि 9/11 के टेररिस्ट अटैक जो हुआ उसके बाद से यूएसए का इंडिया की तरफ नज़रिया चेंज हुआ। लेकिन उसके पीछे फैक्टर और भी थे कि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी था, और उसके वजह से भी यूएसए को इंडिया की तरफ देखना था। लेकिन दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, WTC। इंडिया के रिलेशंस जो अलग बाकी के कंट्रीज़ में, उसमें यूएसएसआर के साथ अगर इंडिया के रिलेशन देखें तो यूएसएसआर ने इंडिया की बहुत हेल्प करी है। की इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज़ जो थी, जैसे स्टील, ऐसे सब इंडस्ट्रीज़ सेटअप करने के लिए उसने इंडिया की बहुत हेल्प करी है। और वो जम्मू कश्मीर के इशू पे भी इंडिया के साथ रहा है, यूएसए अगेंस्ट रहा है, लेकिन यूएसएसआर इंडिया के साथ रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC में वीटो पावर भी एक्सरसाइज करी है रशिया ने,
जम्मू कश्मीर के लिए और भी चीज़ों के लिए एक्सरसाइज करी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अभी हम बात कर रहे थे, तो जम्मू कश्मीर के लिए भी उसने एक्सरसाइज करी है ताकि जम्मू कश्मीर इंडिया के पास ही रहे। यूएसएसआर जो है वो बहुत ही क्लोज फ्रेंडली रिलेशंस रखता है इंडिया के साथ। इंडिया ने यूएनओ के को अपने बहुत सारे पीस कीपिंग सिक्योरिटी फोर्सेस जो भेजते हैं, यूएनपीकेएफ, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस एफर्ट्स जो होते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान दिया। और जैसे गाज़ा में अपनी फोर्सेस भेजी, साइप्रस में भेजी, कॉन्गो, श्रीलंका, ये सब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी फोर्सेस भेजी अंडर द बैनर ऑफ यूएन। यूएनओ का फ्लैग पकड़ के इंडिया की फोर्सेस वहाँ पे गई, वहाँ पे लड़ाई रुकवाने के लिए। और इंडिया ने डिसआर्मामेंट को बढ़ावा दिया, वर्ल्ड की पीस को बढ़ावा दिया, सिक्योरिटी को, डिबेट, सजेशन, ये सब के थ्रू इंडिया ने ये सब काम किए। और पूरी की पूरी ह्यूमन फोर्स, ह्यूमैनिटी के लिए पीस होए, टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो, यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये सब में डिबेट्स वगैरह सब कुछ करते रहे। और न्यूक्लियर वेपन्स में पैसा लगा के काम करो, उससे अच्छा मतलब वेपन्स बनाओ, उससे अच्छा तुम अपने जो देश के गरीब हैं और दूसरे देशों के गरीब हैं उनके ऊपर तुम पैसा लगा के उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लेके आओ। वर्ल्ड पीस, फॉरेन पॉलिसी, ये सब जो था, कोऑपरेशन, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड, ये सब के ऊपर इंडिया ने बहुत काम किया और बहुत नाम भी कमाया। इंडियाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज में सबसे पहले ले लेते हैं इंडिया एंड यूएसए। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोनों के दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, और रिलेशनशिप जो है इनका आपस में बढ़ता घटता रहा है, हमेशा से ही अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, कांस्टेंट अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा है। यूएसए जो था वो नहीं चाहता था कि इंडिया नाम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन करे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो चाहता था कि वो यूएसए का ब्लॉक ज्वाइन करे, और इंडिया ने वो नहीं करा था। तो यूएसए की पॉलिसी जो थी वो फेवर करती थी पाकिस्तान को, और इसकी वजह से इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप खराब ही रही है इनिशियली अगर देखा जाए तो। और यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करता था जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर भी। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था यूएसए का मिलिट्री ब्लॉक सेंटो, CENTO को भी ज्वाइन किया था, तो पाकिस्तान के फेवर में ही रहेगा ना यूएसए। फिर अगर इंडिया और पाकिस्तान की मेनली लड़ाई होती थी तो फिर इंडिया के फेवर में कैसे आ सकता था यूएसए। ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये काफ़ी पॉइंट्स डिसएग्रीमेंट के रहे इंडिया और यूएसए के बीच में। फिर 1998 में पोखरन, राजस्थान, इंडिया में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करा, और इंडिया भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री बन गई, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बन गई। यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस थोपे इंडिया पे, और इंडिया को तब उस टाइम पे यूएसए से फाइनेंशियल एड और टेक्निकल एड भी मिलता था, वो सब बंद हो गया। लेकिन उसके बाद में आता है 9/11, टेररिस्ट अटैक होते हैं यूएसए में। WTC यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, दोनों में उस समय बिन लाडेन के जो आदमी थे उन्होंने प्लेन्स, बोइंग, एयरबस, ये सब जैसे कमर्शियल प्लेन होते हैं, इनको हाईजैक करके वो बिल्डिंग्स के अंदर क्रैश कर दिया और बिल्डिंग्स तोड़ दी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक था। इसके अलावा और भी जगह पे, इवन पेंटागन वगैरह पे भी उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी। तो ये जो टेररिस्ट अटैक था ये पहली बार था, और इसके अलावा भी यूएसए एक्सेप्ट कर रहा था, देख रहा था, फैक्ट था ये तो कि इंडिया जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ से
तो उसको लगा कि ये दोनों तीनों फैक्टर्स से लगा कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, ये नेसेसिटी है, ज़रूरत है। सितंबर 14 को 2014 सितंबर 2014 को पीएम मोदी जो थे, जो इंडिया के 15th प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यूएसए में विजिट किया। उन्होंने एड्रेस किया यूएनओ को। यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा जो थे, वो पहले यूएसए के प्रेसिडेंट बने जो चीफ गेस्ट बने इंडिया की रिपब्लिक डे परेड पे, और वो 66th परेड थी तब, उसमें उन्होंने चीफ गेस्ट बन के आए। इंडिया के रिलेशंस जो हैं यूएसए के साथ, उसका कॉर्डियल एमिकेबल कह सकते हो, लेकिन इश्यू ऑफ टेररिज्म जो है, टेररिज्म टेररिस्ट जो है, वो दोनों कंट्रीज़ का कंसर्न एरिया है। तो ये एक यूनिफाइंग एरिया रहा, तो जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि 9/11 के टेररिस्ट अटैक जो हुआ, उसके बाद से यूएसए का इंडिया की तरफ नज़रिया चेंज हुआ। लेकिन उसके पीछे फैक्टर और भी थे कि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी था, और उसके वजह से भी यूएसए को इंडिया की तरफ देखना था। लेकिन दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, डब्ल्यूटीसी। इंडिया के रिलेशंस जो अलग बाकी के कंट्रीज़ में, उसमें यूएसएसआर के साथ अगर इंडिया के रिलेशन देखें तो यूएसएसआर ने इंडिया की बहुत हेल्प करी है। की इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज़ जो थी, जैसे स्टील, ऐसे सब इंडस्ट्रीज़ सेटअप करने के लिए उसने इंडिया की बहुत हेल्प करी है। और वो जम्मू कश्मीर के इशू पे भी इंडिया के साथ रहा है, यूएसए अगेंस्ट रहा है, लेकिन यूएसएसआर इंडिया के साथ रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में वीटो पावर भी एक्सरसाइज करी है रशिया ने जम्मू कश्मीर के लिए, और भी चीज़ों के लिए एक्सरसाइज करी है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अभी हम बात कर रहे थे, तो जम्मू कश्मीर के लिए भी उसने एक्सरसाइज करी है, ताकि जम्मू कश्मीर इंडिया के पास ही रहे। यूएसएसआर जो है वो बहुत ही क्लोज फ्रेंडली रिलेशंस रखता है इंडिया के साथ। इंडियाज़ रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़ में अब हम आते हैं, इंडियाज़ रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज़ में भी हम आते हैं, इंडियाज़ रिलेशन विद पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। एक ही कंट्री थी आज़ादी से पहले जो इंडिया कहलाती थी। इंग्लैंड ने डिवाइड एंड रूल किया, दोनों को अलग कर दिया, पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान में इसलिए पहले बोल रहा हूँ क्योंकि अगस्त 14 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, इसके लिए पाकिस्तान एंड इंडिया बोल दे दिया मैंने। वो दोनों के रिलेशनशिप जब से इंडिपेंडेंस हुई है तब से बहुत स्ट्रेसफुल रहा है। सबसे पहले तो ये पार्ट मैं ले लूँ, ये पार्ट मैं ले लूँ, हैदराबाद में पाकिस्तान ने लेने की कोशिश करी, गुजरात का जूनागढ़, ये सब पार्ट्स भी उसने लेने की कोशिश करी, और भी बहुत सारे पार्ट्स उसने लेने की कोशिश करी। बांग्लादेश उसने ले लिया, बंगाल का पार्ट, बीच में इंडिया, इस तरफ पाकिस्तान, वेस्ट में पाकिस्तान, ईस्ट में बांग्लादेश, बंगाल का पार्ट उसने ले लिया, और भी बहुत सारे पार्ट्स उसने लेने की कोशिश करी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छे से उसको नहीं लेने दिया। जम्मू कश्मीर भी उसने लेने की कोशिश करी, जम्मू कश्मीर के ऊपर उसने अटैक भी कर दिया, और पार्टीशन के दौरान जो कत्लेआम हुआ, जो कुछ हुआ, वो तो सब आप जानते ही हो। तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रेसफुल रहे हैं जब से दोनों अलग हुए हैं, यानी कि 1947 अगस्त 14 या अगस्त 15, कुछ भी कह लीजिए, तब से बहुत ही स्ट्रेसफुल रिलेशन रहे। 1948 में वॉर होती है वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान हार जाता है। 1965 में फिर वॉर होती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान फिर हार जाता है। 1971 में फिर से वॉर होती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें भी, और ये सारी की सारी वॉर्स जो थी पाकिस्तान ही स्टार्ट करी, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया और पाकिस्तान हार गया। 1971 में की वॉर में जो आपके पास जो जहाँ पे बांग्लादेश को लिबरेट करके आज़ाद किया गया, वो वॉर थी, और उसमें वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट सरेंडर हुआ, पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में। इंडियन आर्मी जीती थी, तो पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। वेरी क्लोज टू 1 लाख लोगों ने सरेंडर किया पाकिस्तान फोर्सेस ने, और उसके बाद में भी बहुत सारी वॉर होती रही हैं।
लेकिन उससे पहले आता है ताशकंद समझौता। ताशकंद एक जगह है यूएसएसआर में, रशिया में, जहाँ पे समझौते के लिए गए थे पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री वहाँ से जिंदा वापस नहीं आए थे और उनकी वहीं पे डेथ हो गई थी ताशकंद में, ये समझौते के दौरान ही। उसके बाद में एक शिमला एग्रीमेंट भी होता है। इंडिया में एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, शिमला, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है वो शिमला। शिमला में भी एक समझौता होता है। वो पाकिस्तान इन सारों समझौतों को अच्छे से फॉलो नहीं करता है, शिद्दत से फॉलो नहीं करता है। तो इसकी वजह से मनमुटाव और पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर 1999 में कारगिल आया, उसके पहले सियाचिन के ऊपर लड़ाई हुई, कारगिल के ऊपर हुई, और बॉर्डर के ऊपर तो रोज़ दिन गोली बारूद चलता ही रहता है। तो और कई बार सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, आपने देखा ही होगा, आपको पता ही है, ये भी रिसेंट टाइम्स की बात है। तो इस तरह से काफ़ी सारा बॉर्डर के ऊपर चलता ही रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कंट्री हेड्स, लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो आपस में इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं पीसफुली थ्रू निगोशिएशंस, आपस में बातचीत करके। तो ये ले लो, मैं लेन देन करके, ये निगोशिएट करके रिजॉल्व करना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा अच्छी बात है, अदरवाइज़ तो दोनों आपस में क्रॉस पर्पस पे ही हैं। फिर आते हैं इंडिया वर्सेस चाइना। इंडिया वर्सेस चाइना में 1954 पे चाइना ने अपना एक मैप बनाया जिसमें उसने इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को अपने चाइना में दिखा दिया। तो ये जो पार्ट था, ये मैप जो था, इसकी वजह से दोनों के रिलेशनशिप खराब हुआ, आपस में बोलाचाली रही। इंडिया ने अपोज किया ये मैप को। मैकमोहन लाइन जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, वो भी चाइना नहीं मानता है। और क्योंकि चाइना उसको नहीं मानता है, इसकी वजह से दोनों के रिलेशंस में भी खटास आती है, उसमें रिलेशनशिप ठीक नहीं रहती। 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर वॉर कर दी। उससे पहले बोला था हिंदी चीनी भाई भाई, और फिर लड़ाई भी कर दी। चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। जो जो पार्ट वो मैप में दिखाया गया था 1954 के मैप में, वो पार्ट सारा ले लिया उन्होंने, हथिया लिया, जीत लिया, और फिर वॉर को उन्होंने बंद कर दिया। इन द मीन टाइम इंडिया ने अपनी मिलिट्री भेज दी बॉर्डर पे चाइना से लड़ने के लिए। चाइना ने अपनी वॉर एंड कर दी, और बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए बहुत दफ़े मीटिंग हो गई हैं, लेकिन ये आज तक कोई नतीजा नहीं निकला है इन मीटिंग्स का कि चाइना इंडिया की टेरिटरी जो उसने हथियाई थी अरुणाचल प्रदेश में, इधर लद्दाख में, ये सब में, और भी जगह जगह पे जहाँ जहाँ पे हथियाई थी, वो सब की सब वापस करे, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। लास्ट डिकेड जो है, पिछले 10 सालों में इंडिया और चाइना के रिलेशन थोड़े कोऑपरेटिव और फ्रेंडली हुए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आपको याद होगा कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को इनवाइट किया था इंडिया में जब वो इलेक्ट होके आए थे, और वो शी जिनपिंग जो थे वो इंडिया आए भी थे, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पे। आपने वो झूला भी झूला था उन्होंने। तो कर्टसी विजिट थी ये शी जिनपिंग की इंडिया के साथ। अब आता है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 1971 तक बांग्लादेश जो था वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान था, और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी आज़ादी के लिए बांग्लादेश ने, और अल्टीमेटली 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई तो इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, सबसे बड़ा सरेंडर लिया पाकिस्तानी आर्मी का, और बांग्लादेश तब से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री। इंडिया ने बहुत मदद करी बांग्लादेश की, फाइनेंशियली, टेक्निकली, फिज़िकली। उनको बहुत सारे इक्विपमेंट दिए, बहुत सारी मशीनें दी उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। और रीसेंट टाइम्स में बहुत अच्छे रिलेशन थे अभी तक, लेकिन रीसेंट टाइम्स में कुछ मन मुटाव होते रहे इंडिया और बांग्लादेश के।
जैसे गंगा के पानी को कितना यूटिलाइज करें, कैसे उसको चैनलाइज करें। और इंडिया ने बहुत सारी हेल्प करी है बांग्लादेश की, जब भी कभी बांग्लादेश में नेचुरल कैलामिटी होती है, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, ऐसे वैसे कुछ भी। 2015 में कुछ कॉन्क्रीट टॉक्स हुए इंडिया और बांग्लादेश के, जिसमें जोग्राफिकल लैंड डिस्प्यूटेड रीजन्स जो थे वो भी उठाए गए। कई लोगों की डुअल सिटीजनशिप थी इंडिया एंड बांग्लादेश की, तो वो चीज़ें भी उठाई गई और कुछ सॉल्यूशन निकाले गए। फिर हम आते हैं इंडिया एंड भूटान। इंडिया और भूटान 1949 तक तो बहुत अच्छे रिलेशन थे, पीसफुल, कॉर्डियल, फ्रेंडली, ट्रीडी, कोई आपस में प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। एक दूसरे का साथ देते थे, सिक्योरिटी में, फॉरेन पॉलिसी में, सब चीज़ में दोनों साथ रहते थे। इंडिया ने भूटान की बहुत मदद भी करी है, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब में। 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भूटान विजिट पे गए थे। 1970 में इंडियन प्रेसिडेंट जो थे वो भूटान पे गए विजिट पे। 1971 में इंडिया ने भूटान को मेंबरशिप दिलवाने में, यूएनओ की मेंबरशिप दिलवाने में बहुत मदद करी। 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी भूटान विजिट किया। और इंटर सिक्योरिटी रिलेटेड कोऑपरेशन बहुत अच्छा है दोनों में। अगर भूटान की सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया ही वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंडिया ही वहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस अपनी करता है कि अगर भूटान को कोई भी किसी भी और कंट्री से थ्रेट आती है तो इंडिया वहाँ पे भूटान के अपनी मिलिट्री भेज के वहाँ पे वो एग्रीमेंट है इस तरीके का। तो इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है भूटान की सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब चीज़ करने के लिए। और जो भी इंडिया प्रोग्रेस करता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो होता ही है जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है उसके साथ, और भूटान एक फ्रेंडली कंट्री है। ये तो पार्ट हो गया हिस्ट्री का जो आपकी बुक में लिखा गया है, लेकिन आज के दिन वहाँ पे चाइना की डोमिनेंस, जो पार्ट आपके बुक में नहीं लिखा हुआ वो चीज़ बता रहा हूँ कि आज के दिन में चाइना की डोमिनेंस आ रही है भूटान के ऊपर भी, और भूटान थोड़ा सा इंडिया से अलग की तरफ होने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं बहुत डायनेमिक रहते हैं, रोज़ दिन चेंज होते रहते हैं, कोई किसी का सगा नहीं होता इसमें। सब अपने अपने कंट्रीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं। वो अपने कंट्री के, अपने लोगों के हित के लिए, अपने कंट्री के लोगों के प्रॉस्पेरिटी और उनको अच्छा रहे, तो उस तरीके से एंगल से वो देखते हैं, और इंडिया वाले अपने एंगल से देखते हैं। तो इस तरीके से डायनेमिक रहता है इंटरनेशनल रिलेशंस, हमेशा ऊपर नीचे चेंजेस आते रहते हैं उसमें। और आज के दिन जो यहाँ पे लिखा हुआ उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। फिर हम आते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंडिया वर्सेस श्रीलंका में सालों सालों से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। बहुत सारे तमिलियंस जो हैं वो इंडिया से जाके वहाँ पे श्रीलंका में सेटल हुए। सिटीज़नशिप जो था ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि वो इंडिया के सिटीज़न है कि श्रीलंका के सिटीज़न है। बहुत सारी लंबी चौड़ी बातचीत हुई और फिर ये रिजॉल्व हुआ। वहाँ पे तमिलियंस का और भी प्रॉब्लम्स थे, उसके बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने मिलके बातचीत कराई तमिलियंस की और श्रीलंकन गवर्नमेंट की, तमिलियन ऑर्गेनाइजेशंस की और श्रीलंकन गवर्नमेंट की, और मैटर को रिजॉल्व करवाया। 2015 में मार्च 13 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वो श्रीलंका के ट्रबल्ड एरिया, जाफना एक है जगह वहाँ पे भी जाके आए। काफ़ी लड़ाइयाँ चलती रहती थी तब, तो जाफना एक डिस्टर्ब्ड एरिया था, वहाँ पे भी जाके आए। इंडिया बहुत सारी फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए। और इंडिया ने वो 27,000 तमिलियंस के घर डिस्ट्रॉय हो गए थे, उसके लिए भी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए इंडिया ने दिया। इंडिया एंड श्रीलंका का वेरी कॉर्डियल रिलेशंस है, ठीक है, जहाँ तक ये बुक कवर कर रही है वहाँ तक बहुत अच्छा रिलेशन था। लेकिन अब वहाँ पे भी जो चीज़ आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है ऑफ द कफ, कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो डायनेमिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी वहाँ पे भी श्रीलंका का डोमिनेंस था, तो हमनटोटा पोर्ट और ये सब चीज़ें अभी श्रीलंका के डोमिनेंस में आ गया हुआ है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऐसे ऐसे कुछ
उसने काफ़ी गलत गलत चीज़ें भी कर दी हैं, साइन कर दी हैं पैक्ट्स चाइना के साथ, तो उसके कब्ज़े में, उसके चिंगल में फंस गया हुआ है। तो अब आते हैं इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस कैसे हैं। 1950 में ट्रीटी होती है, इंडिया नेपाल रिलेशंस स्टार्ट होते हैं। दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्रीज होते हैं, और ना रीजनल यूनिटी और कम्युनिकेशन ऑफ सिटीजन, ये सब को नज़र में रखते हुए ये आपस में डिसाइड करते हैं। इंडिया ने बहुत हेल्प करी है नेपाल की, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी। नेपाली स्टूडेंट्स इंडिया आते हैं पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए। बहुत सारी नदियाँ जो हिमालय में से ओरिजिनेट करती हैं, वो नेपाल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से होती हुई इंडिया के अंदर आती हैं। और रेनी सीज़न में ये काफ़ी पानी आ जाता है इन नदियों में, तो उससे काफ़ी नुकसान होता है, इंडिया में भी नुकसान होता है। 2015 अप्रैल 15 को 7.8 रिश्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है नेपाल में, जिसके कारण बहुत बड़ी डिवास्टेशन होता है। इंडिया एड करता है, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, ये सब चीज़ें करता है। तो रिलेशनशिप अच्छा है तभी तो करेगा। और 7.8 रिश्टर स्केल जो है बहुत भारी भूकंप होता है। फिर हम आते हैं रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस थे। इंडिया हार्टली कंट्रीब्यूटेड करा है अफ़गानिस्तान के रिकन्स्ट्रक्शन में। अफ़गानिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। पहले सोवियत यूनियन ने, यानी कि यूएसएसआर ने इन्वेड किया था, फिर यूएसए ने इन्वेड किया, फिर अभी तालिबान जो था उसने कॉन्कर कर लिया अफ़गानिस्तान को, और अपना शासन वहाँ पे स्थापित कर लिया। तो बहुत ही ट्रबल्ड पार्ट रहा है अफ़गानिस्तान में। वेरी, और इंडिया के साथ लेकिन उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इंडिया हार्टेडली, पूरे दिल से अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन में मदद करी है। हेल्थ रिलेटेड हॉस्पिटल्स ऐसे वैसे बहुत कुछ वहाँ पे स्थापित करा है, एजुकेशन स्कूल्स ऐसे वैसे। फिर इकोनॉमिक सहायता बहुत दी है, सोशल डेवलपमेंट करवाया है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट करवाया है, चाहे नेचुरल कैलामिटीज़ हो, कुछ भी हो। इवन अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो इंडिया ने कंस्ट्रक्ट करवा के अफ़गानिस्तान को गिफ्ट करी हुई है। देन रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस है। 1948 में म्यांमार यानी कि बर्मा आज़ाद हुआ। बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस है इंडिया के। इंडिया ने फाइनेंशियल एड भी दिया, इंडिया ने हेल्प करा है। जब भी म्यांमार को कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे कुछ भी हो, तो इंडिया ने फट से हेल्प करा, और फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करा है म्यांमार को। फिर आते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कहती है कि दुनिया भर में पीस एंड सिक्योरिटी रहे, शांति रहे और सुरक्षा रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। सब आपस में चीज़ें जो है वो अपने नेबर्स के साथ या किसी और के साथ जो भी है वो आराम से कॉर्डियल रिलेशन, बातचीत करके अच्छे तरीके से सॉल्व करो। लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं सब चीज़ों में, लोगों के आपस में इंटर रिलेशंस में, वैसे ही कंट्रीज़ के इंटर रिलेशंस में भी काफ़ी राइज एंड फॉल रहता है। अलग अलग कारणों से, कुछ भी कारण हो सकता है कि मेरे को ये एरिया मेरी बाउंड्री में है तो नहीं, ये एरिया तो मेरी बाउंड्री में है। ऐसे भी कारण हो सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो मेरे को पूरी होप है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर, एंड वी हैव come to the end of the chapter. So, best of luck. See you soon until the next chapter. Bye.